जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन वाले अब आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करना शुरू हो गए। अभी लेक्चर के स्टार्ट पे हमारा ना वो लेक्चर क्रिएट हुआ था ना कुछ और, फिर हंगामी बुनियादों पे कुछ क्रिएशन हुई है, लेकिन अब हमारे पास कुछ लोग आ गए ग्रुप में। अब लिंक और वो सारी चीजें चली गई है, ठीक है। और लिंक भी शेयर कर दें, क्लिक करके आ जाते हैं, देखना वो यहीं से वो हो जाता है। ये उठा के जी, आवाम ज्वाइन होना शुरू हो गई है, 17 लोग आ गए हैं। कंट्रोल भी कॉपी किया जी, बाकी यहाँ करें पहुंचे, मैं करता हूँ। अच्छा, वहां से सब में भेज देंगे, बस ठीक है। दिखाए मैं कर समय क्वेश्चन करके जाने पे चले जाते हैं। बस यहाँ से पता ये ऊपर कर जी। ऑनलाइन हजरात एक दफा बताते हैं, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? डन। एक भाई ने सवाल पूछा, सर असेंबली नॉट इन सेशन का क्या मतलब है? जिस वक्त नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई भी होती है, जैसे एक गवर्नमेंट खत्म हो गई है, अगली गवर्नमेंट अभी आई नहीं है, मुल्क केयर टेकर गवर्नमेंट चला रही है, तो इस वक्त हमारी जो एक्चुअल नेशनल असेंबली है वो सेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी हुई है और अभी अगली असेंबली मुंतखब नहीं हुई। तो जब वो मुंतखब होकर हल्फ उठा लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि असेंबली दोबारा से सेशन में आ गई है। सेनेट हर वक्त सेशन में रहती है, क्योंकि सेनेट खत्म नहीं होती, वो परमानेंट बॉडी है, उसके लोग छोड़ के जाते रहते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने थोड़ा सा लेकिन बड़ा मजेदार सा पढ़ा था। हम लोगों ने लीगल सिस्टम समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था दो हाउसेज हैं, उनमें से कोई भी एक हाउस पहले बिल बनाता है, अपने पास अप्रूव करता है, फिर दूसरे हाउस के पास भेजता है। दूसरा हाउस उस बिल को देखता है और उसके बाद या उसे अप्रूव कर देता है या उसे रिजेक्ट कर देता है या कुछ सजेशन देता है। अगर वो उसे अप्रूव कर दे तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा बिल। अगर वो उसे रिजेक्ट कर दे एतराज के साथ तो वापस पहले वाले हाउस में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये अब इश्यूज हैं। पहला वाला अगर हाउस उस इश्यू को रिजॉल्व करके वो सजेशन इनकॉर्पोरेट कर दे तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। और अगर उनको भी कोई एतराज हो या आपस में फड्डा पड़ जाए तो फिर ज्वाइंट सेशन होता है और उस ज्वाइंट सेशन में मिला के जो है वो ये चीज अप्रूव होती है। प्रेसिडेंट खुद ही रातों रात एक नया कानून ला सकता है, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस अगर वो ले आए तो 120 दिन तक बगैर किसी अप्रूवल के वो चलता रह सकता है। लेकिन इस 120 दिनों में अगर वो अप्रूव ना हो, अगर 120 दिन में वो अप्रूव ना हो तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, या 120 दिनों में किसी भी टाइम पे वो रिजेक्ट हो जाए तो जिस दिन रिजेक्ट हुआ वो उस दिन खत्म हो जाएगा। फिर क्या सारे ही बिल सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों से अप्रूव होने होते हैं? हमने कहा था एक खास तरह का बिल है मनी बिल। मनी बिल सेनेट के पास नहीं जाता, वो नेशनल असेंबली ही उसे अप्रूव कर रही होती है। फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि कभी कभी कानून बनाने वाले इदारे, जो कानून जिनका बनाना है, जिनके काम है, यानी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, ये डेलीगेट कर देते हैं, ये दे देते हैं ये पावर किसी और को, लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर देते हैं, कानून साजी के अमल को किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं। किसको फॉरवर्ड कर देते हैं?
एस्टेब्लिशमेंट की किसी अथॉरिटी वगैरह को, ताकि वो लोग ज्यादा से आने हैं, बेहतर तरीके से कानून को बनाएं और इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करें। हमने उसके कुछ फायदे और नुकसान वगैरह भी देखे थे। यहाँ पे गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड फिजिकल ऑनलाइन कोई सवाल, पहले फिजिकल वालों के सवाल, फिर ऑनलाइन के सवाल, और फिर हम लास्ट लेक्चर को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। जी, ऑर्डिनेंस को कौन रिजेक्ट करेगा? ये पार्लियामेंट वाले रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर 120 दिन से आगे नहीं जा सकता। 120 दिन में अप्रूव कर दें तो आगे जा सकता है, और हो सकता है 120 दिन में वो इकट्ठे हों और वो उसको रिजेक्ट कर दें। अगर अप्रूवल या रिजेक्शन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो भी वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर असेंबली सेशन में है और वो अप्रूवल नहीं की उन्होंने, तो उनका अप्रूवल ना करना ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि उन्होंने अपनी कंसेंट का इजहार इस पे नहीं किया। हाँ, अगर असेंबली सेशन में ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो चलता रहता है जब तक कि प्रॉपर लोग आगे उस पर एतराज ना कर दें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उस जमाने में फौज की हुकूमत थी, 2001, ठीक है। तो 2003 में जाके गवर्नमेंट आई थी प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में, ठीक है। तो 2001 में जो है वो था उसी तरह से। 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस, उस वक्त भी फौज थी। तो ज्यादातर जगह जो ऑर्डिनेंस अभी भी जिंदा है वो इस वजह से कि उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती थी, यानी नेशनल असेंबली फौत हुई भी होती थी, तो इसलिए वो चलते रहे। अगर एक ऑर्डिनेंस को बगैर किसी चेंजेस के अप्रूव कर दिया जाए तो भी वो ऑर्डिनेंस के तौर पर ही चलता रहता है। जी, वहां से भाई एक सवाल पूछ रहे थे, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब है एक करारदाद जो पेश की गई। अब होता ये है कि कंपनियों की मीटिंग जो होती है उसमें एक रेजोल्यूशन सामने आती है, उसके ऊपर यस या नो में बात होती है। असेंबली में कई दफा कुछ लोग कहते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, जबानी कलामी। अगर वो जबानी कलामी कहते हैं हमें ऐसा करना चाहिए और वो कोई कानून ना हो तो वो रेजोल्यूशन है। कानून अगर आपस में पास होना हो तो जो कानून का ड्राफ्ट जो डॉक्यूमेंट है वो बिल कहलाता है। तो रेजोल्यूशन बेसिकली एक करारदाद है, जो कानून नहीं बन रहा, बस असेंबली मेंबरान मिलके कुछ एग्री कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कानून को एग्री कर रहे हैं तो फिर वो बिल है, और अप्रूव होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा या ऑर्डिनेंस, ये डिपेंड करता है वो किस रूट से आया है। जी, पढ़ के बताएं जरा। ठीक है जी, अगर नेशनल असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाए, बाद में डिसॉल्व हो जाए, भाई बिल एक दरमियान में है, मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी तो सेनेट के पास आएगा, सेनेट अप्रूव करेगी तो वो अप्रूव हो जाएगा, आगे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और ये उल्टा भी तो हो सकता है, सेनेट में आया फिर बाद में नेशनल असेंबली के पास गया। अब सोचिए एक बिल सेनेट में है, सेनेट वाले उस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, नेशनल असेंबली बीच में फौत हो जाती है, तो फर्क नहीं पड़ता। वो बिल तो अभी तक यहाँ आया ही नहीं था, ना इन्होंने देखा था ना कुछ और था। तो जब सेनेट वाले उसे ओके कर देंगे और यहाँ नई असेंबली आई हुई होगी तो इनको वो बिल पेश कर देंगे। तो अगर सेनेट में एक बिल है और नेशनल असेंबली से अभी गुजरा ही नहीं है, तो नेशनल असेंबली के फौत हो जाने से उस बिल की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेशनल असेंबली में बिल डिस्कस हो रहा था, अभी सेनेट में नहीं गया था, और नेशनल असेंबली फौत हो गई, तो बिल भी फौत हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो वो दोनों लाइनें इस तरह से बात कर रही हैं। जी, ठीक है जी। अगर प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया जो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से अप्रूव हुआ था और प्रेसिडेंट ने उसको इनकार कर दिया, और वो बिल जब ज्वाइंट सेशन के लिए आया तो पता लगा नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई हुई है, तो ऐसे में जब तक नेशनल असेंबली दोबारा से नहीं आती तब तक ज्वाइंट सेशन उस बिल को नहीं देख सकेगा। अगेन मतलब बिल अभी हवा में है, वो फिर अब जब, क्योंकि इन्होंने अप्रूव करके आगे भेज दिया हुआ था और आगे सेनेट ने भी अप्रूव कर दिया था, तो अब वो जब वापस आया है तो नए वालों को मौका मिल जाएगा उसके ऊपर, अगर वो कुछ बात करना चाहें तो सेनेट की अप्रूवल बाकी रहेगी, नए वाले आके नई असेंबली उस अप्रूव हुए बिल को जो सेनेट ने भेजा हुआ था वो देखेंगे। जी, गौर से देखिए वहां दो लाइनों में क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन क्या बता रही है, जरा एक दफा पढ़ के बताएं। ये देखें, इस जुमले में दूसरे वाला सिनेरियो आ गया, पास कर दिया है और सेनेट में भी पेंडिंग है। अभी सेनेट की अप्रूवल नहीं हुई और पीछे से नेशनल असेंबली फौत हो जाती है, तो इसका मतलब है वो बिल जो है वो अभी आगे सही से गया ही नहीं, उसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं हुई। एंड पे देखें क्या तीन जुमले लिखे हुए हैं, तीन वर्ड्स।
तो बड़ा क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि अगर तो नेशनल असेंबली में शुरू हुआ और वहीं था और नेशनल असेंबली फौत हो गई तो भी फारिग, नेशनल असेंबली ने ओके कर दिया और सेनेट तक गया और लेकिन अभी आगे उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और ये फारिग हो गए तो बिल भी फारिग। ये दोनों सूरतों में बिल फारिग हो जाएगा। इससे अगली लाइन में जो है वो इसके अलावा जो दूसरी लाइन है वहां पे है कि अगर मतलब सेनेट में चल रहा हो और नेशनल असेंबली चली जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ओरिजिनेट ही वहां पे हुआ। जी जी, अगर मार्शल लॉ लग जाए तो नेशनल असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। नहीं, सेनेट वहीं रहती है, बस सेनेट के बंदे वो अपनी पसंद से बिठा सकते हैं। जी, अब सेनेट से बिल आया और नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है तो ज्वाइंट सेशन में कौन होगा? सेनेट वाले बैठे हुए होंगे, वो उसको ओके करेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देंगे, प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होगा, वो चीजों को ओके कर देगा। तभी इसलिए जो मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता है ताकि कानून की कुर्सी भी फिर उसके पास आ जाए। जी जी जी, नेशनल असेंबली सेनेट को भेजती है और सेनेट वाले अमेंडमेंट करके नेशनल असेंबली के पास भेजते हैं और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब इसका मतलब है कि बिल का स्टेटस क्या है? अभी तक तो अप्रूव ही नहीं हुआ, सेनेट ने अप्रूव नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो नेशनल असेंबली में ही पेंडिंग था, तो वो लैप्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि सेनेट ने ओके कर दिया या नहीं किया। जी, फिजिकल भाइयों के फिजिकल सवाल, जब मार्शल लॉ लगता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो नेशनल असेंबली रिजॉल्व हो जाती है। प्रेसिडेंट, कानून है ना उसके पास, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता है कि फिर प्रेसिडेंट की तरफ ही हर चीज घूम के आएगी, जो चीज भी मिसिंग हो कहेंगे ये कौन अप्रूव करेगा? मिस्टर प्रेसिडेंट। तो अगर नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है तो मिस्टर प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली की भी सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पे ले लेते हैं। जी, एक हुकूमत जाने वाली थी उसने बिल पास करके सेनेट को भेज दिया, अगर उसकी किस्मत अच्छी है और वो बिल सेनेट ने भी ओके करके आगे भिजवा दिया फिर तो ठीक है। देखिए, अगर अगली हुकूमत आती है और सेनेट ने ओके किया ही नहीं है तो फिर तो कानून ने कह दिया बिल लैप्स कर जाएगा। हाँ, तो फिर परेशान क्यों है? नहीं, फिर नहीं रोका जा सकता क्योंकि नेशनल असेंबली ने ओके कर दिया था, सेनेट ने ओके कर दिया था, प्रेसिडेंट के पास चला गया, अब नई असेंबली आके पुराने बिल को खत्म नहीं करवाएगी। जी, असल में करने को तो बड़ा कुछ कर सकते हैं लेकिन जहन में रहे कि हम पूरा आइन नहीं पढ़ रहे, हम आइन के सिलेक्टेड से पोर्शंस पढ़ रहे हैं। आइन के डिफरेंट आर्टिकल्स में बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारे ओवरराइडिंग पावर्स हैं, बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस किया जा सकता है, इवन आइन में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन हमने उतना पढ़ना है जितना हमारा सिलेबस है। हम ऑलरेडी अपने सिलेबस की डायमेंशन से बाहर निकल के मार्शल लॉ तक भी पहुंच गए हैं, तो वापस आए, खतरनाक बातें कर रहे हैं आप लोग। जी, शरिया या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट तो बेचारी जरा हल्की होती है, जो शरिया कोर्ट है ना वो जरा ऊपर लेवल पे होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन एट पार आ जाती है। तो अगर उन्हें लगता है किसी कानून में मसला है तो उसके ऊपर वो रेफरेंस दायर कर सकते हैं और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको चेंज करें। नहीं चेंज करेंगे तो उनके पास एक दूसरा हल है कि उस तरह के कानून पे आए हुए मुकदमों को वो डील करने से इनकार कर देंगे। उनके पास अपनी पावर है, हर बंदा अपनी पावर के डोमेन में खेलता है ना, वो कहते हैं चलो ऐसे नहीं तो पर ठीक है, फिर हम सुनेंगे ही नहीं ये वाला केस, तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है अपने कानून को बदलने पर। जी, ठीक है, तो वापस आएगा ना, वो सारी कहानी लिखी हुई तो है। जी, अगर वो वापस आएगा तो खाली नेशनल असेंबली के पास नहीं आएगा, ज्वाइंट सेशन, ठीक है, और ज्वाइंट सेशन को फिर उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी मजाक थोड़ी चल सकता है कि उधर से आया फिर उधर को निकल गया, फिर उधर से आया उधर को निकल गया, एक साल शुगल चलता रहा और एंड पे कुछ नहीं हुआ, फिर क्या होता है एंड पे फोर्सफुली उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी सूरत में लेके आना पड़ता है। यही हुआ था, इसहाक डार ने ना बड़ा काम करवाया था ये कंपनीज एक्ट के ऊपर, तकरीबन 2-2.5 साल तक कोशिश करता रहा, उसको ये था कि 32 साल पुराना कानून है तो मैं चलो तारीख में जरा सुनहरे रूप से लिखा जाऊंगा कि इसहाक डार कंपनियों का नया लॉ बना गया। 1984 में था आखिरी लॉ जो बना हुआ था और इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है। उसने बड़ी कोशिश की, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में तो लड़ाई झगड़े चल रहे होते थे,
तो तंग आके उसने क्या किया, मिस्टर सदर को पकड़ा और उनसे कहा सर जी बस इस पे साइन कर दें। तो सदर ने उस वक्त साइन करके उसको कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 की शक्ल दे दी। अब जब एक दफा मार्केट में आ गया ना, तो जब बाकियों ने उस पर एतराज किया कि इस पे हमें मसला है, तो सदर ने कहा ठीक है जो मसला है मुझे लिख के भेज दे, मैं उसके मुताबिक अमेंडमेंट कर देता हूँ। कानून तो आ गया ना कम से कम। अब उन्होंने अगर कहा है हमें मसला है तो फिर उसकी लॉजिकल डिस्कशन करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि ये क्या मसला है। पार्लियामेंट वाली बड़े तेज थे, उन्होंने एसईसीपी से वो डॉक्यूमेंट मांग लिया जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू चेंजेस आई थी। एसईसीपी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था कि पुराना सेक्शन नंबर ये होता था, इसमें ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं और नए सेक्शन के अल्फाज ऐसे होंगे। एक बड़ा प्यारा सा टेबल बनाया हुआ था। तो उन्होंने एसईसीपी से वो टेबल मांग लिया और अब चूंकि प्रेसिडेंट ने कहा था कि हाँ भाई ठीक है, अब मुझे आप कुछ अमेंडमेंट करके बताएं, अगर आप चाह रहे हैं इसे एक्ट की शक्ल दें तो लाएं कोई चीज सामने। अब काम करते हुए तो हर किसी को मौत पड़ जाती है, तो उन्होंने वही डॉक्यूमेंट पकड़ा, उसमें से कुछ रोज गायब कर दी, कुछ चेंजेस, मतलब बस कुछ रोज गायब कर दी, ये बगैर देखे कि कौन सी रो का किसके साथ क्या ताल्लुक था। भाई एक सेक्शन 13 में अगर चेंज आई है तो उसका कनेक्टेड ताल्लुक 272 में था, 352 में था। उन्होंने वो एक पीछे से उड़ा दी और अगले दो नहीं उड़ाए बगैर गौर किए। भाई अगलों ने तो 2-2.5 साल एफर्ट की थी, इन्होंने 2 हफ्ते एफर्ट करनी थी। तो इन्होंने वो कर कोर के जो है और उसका एक वर्जन बनाया, उन्होंने कहा भी हमारी तरफ से कंपनीज एक्ट है। तो अच्छा भला एक कानून जो कि 2016 का बड़ा प्यारा कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था, वो अच्छा खासा तबाह हो गया और 2017 की फॉर्म में जब वो आया तो उसमें अच्छे खासे मसले थे। और अब उस वक्त से पिछले 3-4 साल से बार बार कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ला के उसके अंदर छोटी छोटी चेंजेस करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब आपस में अपनी जिद पे आते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है, बस वो देखते हैं कि ठीक है जी ये साबित हो जाए कि हमने काम किया है। मुझे याद है एक इतना मजाहिया कमेंट था, एक साहब ने, मतलब जब इन्होंने एतराज करना था ना कि ये सही नहीं है कंपनीज ऑर्डिनेंस, तो एतराज में से एक एतराज ये था कि ये इतना बड़ा है कि इसे पढ़ने के लिए 2 महीने चाहिए। मतलब इतना को खूबसूरत एतराज था, मैं तड़प गया कि यार ये बंदा कैसे, मतलब ये कमेंट उसने किया किस तरह से कि जी ये तो इतना बड़ा है, इसको तो 2 महीने हमें पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप पहले हमें टाइम दें, फिर हम इसे पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें क्या चेंजेस है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा ना, चीज बतानी पड़ेगी। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो एक दफा सदर से वापस आता है, अब वो फोर्सफुली उसने कुछ ना कुछ करना है, या तो नीचे वालों को उसमें चेंजेस देनी पड़ेंगी, और चेंजेस नहीं देंगे तो ऐतराज देने पड़ेंगे, ऐतराज देंगे तो ऐतराज की चेंजेस बताएंगे। कहने का मतलब है कि अब बाय हुक और बाय क्रुक उसने कानून तो बन जाना है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त फिर मजबूर हो गए कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसी डॉक्यूमेंट को पकड़ के ऊपर नीचे करके और दोबारा से एक नई शक्ल दे दी, हमारी तरफ से अप्रूव हुआ है। अगलों ने भी कहा चलो फिलहाल कानून तो आ रहा है ना, उन्होंने भी साइन कर करके डन करवा दिया। तो जो 2016 का कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 के कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट हो गया। जी सिलेबस में से कोई सवाल? जी सदर क्या नेशनल असेंबली की प्रेजेंस में अपना ऑर्डिनेंस दे सकता है? दे सकता है। अगर नेशनल असेंबली होश में है तो वो फौरन सस्पेंशन लेगी। एनआरओ ये भी ऑर्डिनेंस है, क्या नाम है इसका? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। और ये अक्सर तब आता है जब नेशनल असेंबली भी मौजूद होती है, और तभी जब एनआरओ आता है तो एकदम से सारे कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि रातों रात सदर अगर अचानक से कोई कानून लाना चाहे तो उसके पास हमेशा इख्तियार है ऑर्डिनेंस का। अच्छी बात यह है कि वो ऑर्डिनेंस तब लाए जब मजबूरी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी कि नेशनल असेंबली मौजूद ना हो। लेकिन स्टिल कानून ने उसे ये पावर दी है कि अगर तुम्हें मुल्की मफाद में बहुत जरूरी लगे तो तुम रातों रात एक कानून ले आओ। जैसे मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन क्या हुआ कि एक इदारे ने बड़ी कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट के कि एक कानून बने बड़ा जबरदस्त सा। पिछले गवर्नमेंट वाले लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन और बाकी सारे लोग जो है ना वो पार्लियामेंट के रास्ते से उसे सही से रूट नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने फिर आखिरी हल ये निकाला कि सदर के थ्रू उसको भेज दिया। अब सदर के थ्रू भेजने से वो एक दफा आ गया, अब अगर वो एतराज भी करेंगे तो उस एतराज के जवाब में कुछ बताना पड़ेगा, कानून बहरहाल आ जाएगा। तो कभी कभी कोई कानून मुल्क में फौरी लेके आना हो तो फिर सदर इज द ओनली वे, क्योंकि दूसरा रूट तो लड़ाई झगड़े वाला है। इन्होंने सोचा, फिर उन्होंने एतराज किए, फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने एतराज किया। एक तो इकट्ठे नहीं होते ये लोग, इकट्ठे हो तो वॉकआउट कर जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन वो तो एग्जाम लग गया था कि मैं इनको असल में सदर कौन है?
तो असल में अगर आप सदर को एक अलग अथॉरिटी काउंट कर रहे हैं तो ये आपकी थोड़ी सी हाँ कम फहमी है। आप जो है ना वो खामखा सोच रहे हैं कि सदर अपने अंदर कोई अलग से अथॉरिटी है। सदर को जिसने बिठाया है, हाँ, तो असल सदर वही है जी। सर डिसएडवांटेजेस में जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, परेशानी क्या है उसकी, लैंग्वेज में क्या परेशानी? जी देखिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनको हमने इख्तियार दिया है तुम कानून बनाओ, और उसके बाद वो इख्तियार उनसे छीन के और उठा के दे दे हम एस्टेब्लिशमेंट के डिपार्टमेंट को, ये अच्छी बात तो नहीं है। डेमोक्रेटिकली कौन आया है? जमहूरी तरीके से कौन आया है? क्या एसईसीपी का चेयरमैन जमहूरी तरीके से आया है? क्या एसईसीपी का कोई डायरेक्टर जमहूरी तरीके से आया है? नहीं। लेकिन ये जो एमएनएज हैं ये जमहूरी तरीके से आए हैं। जमहूरी तरीका क्या है? जिसमें अगर एक जगह पे 70-80 गधे हों और 15-20 घोड़े हों तो गधे रेगुलेट करेंगे चीजों को। जमहूरियत ये है कि माइट इज राइट, जो ज्यादा है वो रूल करेंगे। तो अगर बुरे ज्यादा हैं, तो जब हम अपने मुल्क के असेंबली मेंबरान को देखते हैं ना तो वो हमारी अक्कासी कर रहे होते हैं। अगर वो बुरे हैं तो इसका मतलब है कि शायद हम बुरे थे और हम बुरों में से ज्यादा वोट उनको इस तरह से पड़ गए। पाकिस्तान में वोटों में फैसला होता है जी। पाकिस्तान में बस फैसला कहीं और से होता है, कोई तीसरी ताकत होती है जो फैसला करती है जी। है आप थोड़ा सा किसी जुमले को किसी और जुमले के साथ मिक्स कर रहे हैं। अगेन वही बात है, पीछे से एक भाई ने एक बात की जो मुझे काफी सही लग रही है। आपने लेक्चर लिया है तो क्या है ये ई क्या है? ई रॉन्ग नंबर है। लेक्चर लिए बगैर जो है ना वो किताब को पढ़ के टकरे मार रहे हैं भाई, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले लें। नहीं, असल में वही बात है ना कि पढ़ तो आप बगैर क्लास लिए पूरी किताब भी सकते थे, सब इंग्लिश में लिखी हुई और आसान इंग्लिश है तो, लेकिन लेक्चर का एक मकसद होता है ना। चले कोई बात नहीं, तो फिर अगर मसला बना हुआ था तो आप इसको रियलाइज करें और खुद से एक दफा वो लेक्चर अटेंड करें। आपके हर सवाल से साफ नजर आ रहा है कि वो बीच में जो है ना चीजें आपकी मिसिंग है। तो आप वो लेक्चर सुनेंगे, उसमें हमने बहुत थॉरोली डिस्कशन की है, बड़े मजेदार डिस्कशन है। लेक्चर ले मतलब मैंने बड़ा मतलब अपना खून जला के वो लेक्चर पेश किया। कौन सा? वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, ग्रुप में बाद में आ गया था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि ये पूरे लेक्चर में मसलों मसाइल रहे और आवाज के अच्छे खासे इश्यूज थे। तो फिर जब मुझे राब्ता किया गया कि जी ये मसला हुआ है तो आज आपने क्या पढ़ाया, तो मैंने प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन की एक और वीडियो जो मेरे पास एक और फॉर्मेट में रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी वो दे दी। और ये चीज वाकई अज्यूम नहीं की कि उससे आगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाली चीज भी फिर आपको देनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारा लेक्चर तो गुम हो गया था। आपने अगर वो देखी हो वीडियो तो वो लेक्चर वाली नहीं थी, वो लेक्चर से हट की थी, उसमें राइटिंग भी थोड़ी साफ थी। ठीक है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की भी वीडियो इनको इसी तरह से दे देंगे अगर नुमाइंदे हमारे नोट कर लें। ठीक है जी, चलें जी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसी तरह से आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अब आते हैं ऑनलाइन वालों की तरफ। ऑनलाइन में मेरे पास हैं 1 2 3 सवाल। प्रीवियस वाला लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ जी। प्रीवियस वाले में मसला था और हमने फिर जो वीडियोस हमने ग्रुप में डाली थी वो कैंपस इनसाइट पे अपलोड हो गई हैं। ठीक है, तो अभी क्या स्टेटस है? ठीक है, हमें बताया गया कि जब वीडियो का मसला आया फिर हमने खुद इन्हें वीडियोस प्रोवाइड की अलग से, तो वो उसमें से एक आध जगह अपलोड हुई और हर जगह अपलोड नहीं हुई। तो लेकिन ग्रुप में, इसीलिए ग्रुप में तो हमने सब में भेज दी थी ना। हम ग्रुप में इसलिए एहतियातन भेज देते हैं कि अगर कॉलेज थोड़ा सा उसे आगे पीछे कर दे लेट अपलोड करने में, जैसे आज हम आए तो वो लेक्चर क्रिएट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए ना फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रख रहे होते हैं। अच्छा जी, सवाल अब 2 रह गए मेरे पास। सर अगर सेनेट में बिल पास होकर नेशनल असेंबली में पेंडिंग हो और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, ये वाली बात, हाँ ये पहले हुई हुई है, ये अभी थोड़े पहले भाई ने भी पूछा था। आप ध्यान से उस लाइन को पढ़ें तो उसमें बड़ा एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। सर अगर नेशनल असेंबली में बिल पास होकर सेनेट में जाए और सेनेट अमेंडमेंट्स के साथ पास कर ले मगर
पीछे नेशनल असेंबली खत्म हो जाए तो फिर क्या अमेंडेड बिल लैप्स हो जाएगा, नया वाला जो जॉइंट सेशन है ना उसके ऊपर बात चली जाएगी। क्योंकि अब सेनेट ने भी उसे अप्रूव नहीं किया, सेनेट ने अमेंडमेंट्स बताई हैं, तो इसका वही केस बन जाएगा कि अगर एक बिल सेनेट में पेंडिंग है, नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया हुआ है और नेशनल असेंबली खुद फौत हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो बिल खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर एक दफा जॉइंट सेशन में वो आ चुका है और अब नेशनल असेंबली चली जाती है, तो फिर नई नेशनल असेंबली भी जॉइंट सेशन में ही आके उसे अप्रूव करेगी। लेकिन अगेन हमने उतने रूल्स में चलना है जो हमें बताए गए हैं। ठीक है जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज अब हमने फाइनली इसको एक मंतक की अंजाम पे पहुंचाना है और आगे की डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। लें जी, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। किताब हमें बताने की कोशिश कर रही है कि लॉ किसे कहते हैं। लॉ किसे कहते हैं वैसे? कानून को, ज़ाब्ते को, रूल्स को, रेगुलेशन को, तरीकों को, कुछ फ्रेमवर्क को। तो इन्होंने कहा लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन्ड एंड एनफोर्स्ड, जो बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं बाय द स्टेट, रियासत की तरफ से। क्यों? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट, लोगों के काम को, लोगों की हरकतों को रेगुलेट करने के लिए स्टेट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और जो लागू किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लॉ। तो एक प्यारी सी लॉ की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, आपके लिए को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। मर्केंटाइल लॉ किसे कहते हैं? मर्केंटाइल लॉ इज पार्ट ऑफ सिविल लॉ, ये एक नया वर्ड है, which deals with rights and obligation of person dealing with each other. It includes law relating to contract, partnership, negotiable instruments. आईकेएफ की किताब ने एक आध की और एग्जांपल दी है, लेकिन वो मैंने एग्जांपल गाइड करके उतनी एग्जांपल दी हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेट करती हैं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, इनको मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। इस पेपर का पुराना नाम मर्केंटाइल लॉ होता था। सन 2013-14 में ये मर्केंटाइल लॉ होता था। फिर उसके बाद 2014 के ऑटम में ये मर्ज हो गया और ये बिजनेस लॉ बन गया टोटल, जिसमें मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन होता था और सी लॉ का पोर्शन होता था, कमती लॉ का। और अब जब आईकेएफ ने इसको दोबारा से अलग किया है, तो असूलन इस पेपर का नाम बनाना मर्केंटाइल लॉ चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले पिछले पेपर से मुतासिर होके इसको कर दिया बिजनेस लॉ, क्योंकि इसके अंदर वो तीन चैप्टर्स ऐड कर दिए, जिससे ये मर्केंटाइल से हटके इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको उन्होंने बिजनेस लॉ कह दिया। तो मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन अभी भी किताब में मौजूद है, जबकि आपके लिए मर्केंटाइल लॉ का लफ्ज नया है। इस पेपर का नाम असल में मर्केंटाइल लॉ होता था, तो किताब बता रही है मर्केंटाइल लॉ एक ऐसा सिविल लॉ है जो इंसानों के मामलात को देखता है। इधर जो चीज हमारे लिए नया वर्ड आया वो है सिविल। आपने सुना होगा सिविल और क्रिमिनल। सिविल का अगर मैं आपको उर्दू तर्जुमा बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। दीवानी। तो सिविल का उर्दू तर्जुमा है दीवानी, क्रिमिनल का उर्दू तर्जुमा है फौजदारी। दीवानी मुकदमात और फौजदारी मुकदमात, जो अदालत सिविल मुकदमों को देखती है उसे कहते हैं दीवानी अदालत। जो क्रिमिनल को देखते हैं उसे हम कहते हैं फौजदारी अदालत। कानून को लगता है कि अदालत एक फीमेल है। दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा। हाई कोर्ट के लिए अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट के लिए अदालत उज़्मा। उज़्मा, आलिया, दीवानी, फौजदारी, तो वो अदालतों के लिए जो है वो कानून है, क्योंकि अदालत होती है। हमने यही सुना है ना, अदालत होती है, अदालत फैसला करती है। कभी सुना अदालत फैसला करता है? सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करती है। तो अदालत एक फीमेल है। एक भाई ने बड़ी मजे की निशानी दी, उन्होंने कहा तभी तो सबको खाली करके भेजती है। मतलब इस जुमले में इतना कुछ दर्द छुपा हुआ था।
मतलब ऐसा जुमला नॉर्मली 70-80 साल का बाबा करता है, जो पूरी दुनिया को देखने के बाद वो कहे कि दुनिया तो पित्तल दी है। तो उस तरह के वो तज्जिया करने के बाद जो है वो बंदा यहाँ तक पहुंचता, तो भाई बहुत छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ी हकीकत को पा गए हैं। तो बस फिर कोशिश करना है कि आप इन मामलात से दूर रहें, ताकि जो है ना वो इससे जेब खाली ना हो सके। ठीक है जी। अब ये सिविल और क्रिमिनल है क्या? सिविल और क्रिमिनल है क्या? सिविल का मतलब है लोगों का लोगों से मामला, लोगों का लोगों से मामला। और क्रिमिनल गवर्नमेंट का लोगों से मामला।
जी, हम बात कर रहे थे कि सिविल लोगों का लोगों से मामला और क्रिमिनल गवर्नमेंट का लोगों से मामला। इस टॉपिक पे थोड़ा-सा आगे टेबुलर फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। कानून कहाँ से आता है? ये जो कानून है, कानून के सोर्सेस क्या हैं? कानून का माखज़ क्या है? कानून किधर से आता है? नॉर्मली कानून लेजिस्लेशन से आता है। जो हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ लेजिस्लेशन, यानी कि पार्लियामेंट का एक्ट या ऑर्डिनेंस जो कि मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से आया है एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कानून कहां से आता है, लीगल सिस्टम लॉ कहां से पिक करता है? या तो ये पकड़ता है लेजिस्लेशन के अमल से, यानी कि सदर का ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट का एक्ट या एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा, एग्रीमेंट्स वगैरह आप लोगों ने पार्टनरशिप में देखा, आगे जो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं वो आगे कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे। कभी कभी दो पार्टीज का आपस में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत ही उनका सारा मामला चल रहा होता है। जैसे पार्टनरशिप डीड उस एग्रीमेंट के थ्रू चल रहा है। तो या तो कानून कानून बनाने वालों की तरफ से आता है या पार्टीज आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जो कि उन लोगों के लिए कानून बन जाता है। देन प्रेसिडेंट, अदालतों की तरफ से आया हुआ कानून। प्रेसिडेंट में क्या होता है, वो जजमेंट या डिसीजंस होते हैं ऊपर की कोर्ट के जो कि छोटी कोर्ट्स के ऊपर वाजिब होते हैं। प्रेसिडेंट, अक्सर आपने सुना होगा कि टीवी पे डिस्कशन हो रही होती है, इस चीज का कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, इस चीज का इससे पीछे कोई मामला मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दफा किसी की बकरी चोरी हुई, वो पहुंचा जज के पास, अदालत के पास, अदालत ने कहा अच्छा, उस सारे मुकदमे को देखा, वकीलों में बहस की, मुख्तलिफ चीजें कोर्ट हुई और फाइनली पता लग गया कि अगर किसी का एक ज़रूरी जानवर दूसरा बंदा चोरी करे तो चूंकि उसने चोरी की है तो चोरी फलाना कानून के फलाना सेक्शन में आती है, क्योंकि ज़रूरी जानवर का नुकसान पहुंचा है तो फलाना कानून का फलाना और फलाना कानून का फलाना सेक्शन अप्लाई हुआ। और उसके बाद अदालत ने तकरीबन कोई कई साल के बाद वो फैसला सुना दिया कि मैं पहले कई दिन कहने लगा था, फिर मतलब ज़ुबान लड़खड़ा गई, हकीकत बाहर आ गई। कई साल के बाद बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद अदालत ने एक फैसला सुना दिया कि अगर ज़रूरी जानवर एक बंदे ने दूसरे का चोरी किया है और वो इस नोयत का और उसकी ये मालियत है तो उस पे इतना जुर्माना और इतनी सजा होनी चाहिए। सुना दिया ये फैसला। अब अगर दोबारा से बकरी का केस आ जाए तो फिर जरूरी नहीं कि दोबारा से 3-4 साल की रिसर्च हो, फिर से सेक्शंस खंगाले जाएं या कुछ और इस तरह से, या बकरी जैसा कोई और जानवर गाय, तो क्या होगा, जो अगला वाला जज है वो पिछले जज के किए गए फैसले को एक रेफरेंस के तौर पे देखेगा। अगर तो जो जज दूसरा वाला है वो छोटी अदालत का जज था तो उसके फैसले से गाइडेंस ली जा सकती है लेकिन वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपसे ऊपर की अदालत के जज ने एक फैसला सुना दिया हुआ है तो नीचे की अदालत वाला बंदा अगर सेम मामला आता है और उसके अंदर कोई बड़े फर्क नहीं है तो उसको इस मुकदमे में भी वही फैसला सुनाना होगा जो कि इससे पिछले मुकदमे में एक सीनियर जज ने अपने वो सीनियर प्रोसेस से गो थ्रू होके किया था। तो इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, ये अदालत का कानून होता है। यानी कि कुछ तो लिखे हुए लॉज हैं और उसके बाद कुछ ऑलरेडी हुए हुए जो केसेस हैं उन केसेस से हमें प्रेसिडेंट मिल जाता है। तो कानून का फिर एक सोर्स बन जाता है प्रेसिडेंट, कि अदालतों के पास पिछले प्रेसिडेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं वो उसको अप्लाई करते हैं। इससे पहले कि आप इसके बारे में बहुत सारा कुछ सोचें कि अगर पिछला फैसला गलत हो तो क्या होगा, इससे पहले कि आप ये सोचें कि क्या हर प्रेसिडेंट दूसरे पे अप्लाई हो सकता है या नहीं, इससे पहले आप बहुत सारी बातें और सोचें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे सिलेबस में इतनी ही 1.5 लाइन थी जितनी हमने पढ़ी है। अगर फिर भी अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा आग लग रही है और आप कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट को समझे बगैर तो मजा नहीं आएगा, तो YouTube पे जाके आज से 2 साल पीछे के लेक्चर सर्च कीजिएगा। टीचर्स ने जो लॉ के रिकॉर्ड करवाए हुए होंगे कहीं ना कहीं YouTube पे, तो वहां किसी ने अगर लीगल सिस्टम पे डिस्कशन की होगी तो प्रेसिडेंट पे बहुत लंबी चौड़ी बहस की होगी। उस वक्त प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ चीजें हमारे सिलेबस में होती थी। अब सिर्फ ये 1.5 लाइन है, मैंने आपको जरा ज्यादा ही डिटेल में बता दिया। तो प्रेसिडेंट का मतलब है कि हायर कोर्ट के वो फैसले जो कि नीचे वाली कोर्ट्स ने फॉलो करने होते हैं उनके लिए कानून बन जाता है। आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब वही बात है कि बकरी की चोरी और बॉल पॉइंट की चोरी में फर्क है। तो अगर ये फर्क डिफरेंशिएट हो सकता है तो फिर प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा ज़रूरी जानवर, अब ज़रूरी जानवर में बकरी के साथ अगर जो है वो गाय आ जाए तो थोड़े बहुत फाइन शाइन ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन मोर और लेस चीजें मिलती जुलती होंगी। तो प्रेसिडेंट से गाइडेंस ली जा सकती है अगर छोटी अदालत का हो, और अगर बड़ी अदालत का हो तो वो वाजिब हो जाता है। तो कानून का एक सोर्स होता है प्रेसिडेंट।
ये अदालतों में चलता है, ये नॉर्मल हम लोग नहीं फॉलो करते, इसको अदालत वाले फॉलो करते हैं। तो कानून का एक सोर्स आया लेजिस्लेशन से, एक सोर्स आया आपस में एग्रीमेंट करने से, एक आया प्रेसिडेंट से, और एक है कस्टम्स, मुल्क के रिवायात, मुल्क का जो सोशल सिस्टम है, मुल्क के अंदर जो माशरती कदरें हैं, उनका आपस में क्या मामला है, जैसे इस्लामिक लॉज, चोर के साथ इस्लाम क्या सलूक करता है, वो वाली बात। फिर इसी तरह से अगर किसी ने एक ऐसा क्राइम किया हो जो कि इस्लामिक नजर से, मतलब कानून में डिफाइन ना हो लेकिन इस्लामिक नजरिए से वो जुर्म हो, तो उस पर क्या सजा होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, कुछ मुल्कों का जो अपना कस्टम है, जो तौर तरीके हैं, जो रिवायात हैं, जो वहाँ की लोगों की सोसाइटी है, कई दफा कुछ चीजों को वो रिलीजियसली कानून के बराबर का दर्जा दे देते हैं, कभी कभी कानून से ज्यादा का दर्जा भी दे देते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे कवानीन भी होंगे जो कि कानून में नहीं लिखे हुए, लेकिन लोगों ने तौर तरीकों के तौर पे उनको ऐसे फॉलो कर लिया होगा कि ऑटोमेटिकली अब वो सिलसिला चल पड़ा होगा। और जब भी किसी गांव में कोई चोरी करता होगा और उस गांव में अगर 200 साल से जो चोरी कर रहा है उसे अगर गधे पे बिठा के पूरे गांव में गोल गोल घुमाया जाता है उसके मुंह पे कलक मल के, तो ऑटोमेटिकली उस गांव का कानून बन जाएगा। वो कहेंगे कानून में क्या लिखा है उसे छोड़ो, हमारे गाँव में 200 साल से ऐसा हो रहा है, हम तो चोर को गधे पे बिठाएंगे। तो ये बेसिकली कभी कभी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आपके निजाम में, आपकी सोसाइटी में इतनी सराहियत कर गई होती हैं कि वो कानून जैसी चीज बन जाती है। तो कानून या तो सोसाइटी से आता है, या कानून दानों से आता है जिन्होंने कानून बनाना होता है, या जजों के पास अपना एक कानून होता है, या पार्टीज आपस में एग्री करके खुद से कानून अपना बना लेती है। जी बिल्कुल, अब अगेन वही बात है कि हमने जितना भी पढ़ा वो कस्टम नहीं पढ़ा, हमने वो पढ़े जो लॉ जो प्रॉपर बने हुए थे। कस्टम के फिर अपने मसलों मसाइल हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे कि कौन से रीति रिवायत को कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। फिर देखा जाता है कि आपके मुल्क का बेसिक नजरिया क्या है, आप कम्युनिज्म में बिलीव रखते हैं, सोशलिज्म में बिलीव रखते हैं, किस तरह से। अब जैसे पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ अगर इस्लाम के नाम पे कोई चीज है तो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए वो कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये इस्लामिक लॉ है, इस्लाम ने क्या कहा है। तो ऐसे में फिर ये देखा जाता है कि उस मुल्क की जो एथनिक वो है, रिलीजन है, या एथनिक जो फीलिंग है, जो वहां के लोगों का अपना वो है फोकस, वो किस तरफ ज्यादा है। तो अगेन ये चार चीजें थी। और अगेन मैं थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती हो के सारों को डिटेल से एक्सप्लेन कर गया, आपने उतना ही ध्यान में रखना है जितना सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो सर्टेन कस्टम्स प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स आर सो वाइटल, कई दफा वो इतने अहम होते हैं, एंड बिल्ट इन पार्ट ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक लॉस, कि वो लॉ की तरह ट्रीट होना शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ के ऊपर डिस्कशन। सिविल लोगों का लोगों से मामला, क्रिमिनल गवर्नमेंट का लोगों से मामला। इसकी एग्जांपल शायद मैंने पहले भी दी हो, मैं ये एग्जांपल जिससे बात इजीली समझ आ जाती है, जब एक बाइक चलाने वाला सिग्नल तोड़ता है और सिग्नल तोड़ के वो किसी और की बाइक से टकरा जाता है, तो उसने बेसिकली दो क्राइम किए। एक, उसने एक इंसान की बाइक का नुकसान किया उसे टक्कर मार के, दूसरा उसने गवर्नमेंट का सिग्नल तोड़ा, गवर्नमेंट का कानून तोड़ा। तो जब उसने एक बाइकर ने सिग्नल तोड़ा और दूसरे बाइकर को जाके टकरा गया, तो दूसरा बाइकर उतरेगा, इसको गिरबान से पकड़ लेगा और उसे कहेगा तुमने मेरा नुकसान किया, अब तुम मेरा ये नुकसान जो तुमने मेरा नुकसान किया तुम अब ये पूरा करोगे। और उसे कहा कि देखो मेरी चेन भी खराब हो गई, देखो मेरा मडगार्ड भी, अच्छा जो 1.5 साल पहले के इश्यूज थे वो भी, जो जो भी उस बाइक में जितने भी मसले मसाइल रहे थे पिछले कुछ महीनों में, वो सारे के सारे उठा के उस बंदे के जिम्मे डाल दिए। और जाहिर है सड़क पे था, सबने देखा था कि इस बंदे ने दूसरे की बाइक को टक्कर मारी है, गवाह भी बहुत मौजूद थे, वो मुकर भी नहीं सकता कि मेरी वजह से नुकसान हुआ है। तो ऐसे में उसने कहीं ना कहीं से जैसे तैसे पैसे निकाल के उस बंदे के हवाले किए। उसको पैसे देके ये रोता हुआ वापस आ रहा था कि मेरा इतना पैसों का नुकसान हो गया, आइंदा मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। बाइक पे बैठा के एक नीली वर्दी वाला आ गया, उसने कहा जी 500 का आपको जुर्माना होगा। उसने कहा मैं अभी तो 900,000 रुपए उसको भर के आ रहा हूँ जिसका मैंने नुकसान किया। उसने कहा वो तो उसका नुकसान था, तुमने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है। तो उसने कहा देखो कानून तोड़ने से जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो तो मैंने भर दिया है। कानून तोड़ने से क्या हुआ था, मैंने एक बंदे को टक्कर मार दी, जिसको टक्कर मारी वो तो मुतमईन है, उसको मैंने पैसे भी दे दिए, अब तुम क्यों मुझे वो कह रहे हो। उसने कहा भाई तुम टक्कर मारते या ना मारते, तुमने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है, तब तुम्हें ये जुर्माना होगा। इसका मतलब है कि जो आपको कानून तोड़ने पे जुर्माना हुआ है, जिसको गवर्नमेंट आपको सजा दे रही है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, आपने क्राइम किया है।
सिविल एक्टिविटी ये है कि आपने दूसरे का कोई नुकसान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ, पार्टनरशिप का लॉ, इन सब में आप एक दूसरे का नुकसान कर रहे होते हैं। दो पार्टनर में से एक दूसरे के पैसे लेके भाग गया, ये गवर्नमेंट के साथ आपने कोई जुल्म नहीं किया, ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ में पार्टीज एक दूसरे से रिकवरी करती हैं। क्रिमिनल लॉ क्या, एक बंदे ने कत्ल कर दिया, एक बंदे ने दहशतगर्दी की, एक बंदे ने कोई क्राइम किया, कोई ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, ऐसी चीज जिसपे फिर गवर्नमेंट सजा देती है। गवर्नमेंट फिर जेलों में भेजती है, गवर्नमेंट फिर जुर्माने करती है, गवर्नमेंट फिर अपने तरीके से जुर्माना करती है। इंसान नॉर्मली दूसरे से ज्यादा अपना नुकसान पूरा कर लेता है, उसे जेल नहीं डालता। तो एक दफा जरा देखते हैं इसकी अंग्रेजी। सिविल लॉ सेट आउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्व्स, लोगों के आपस में दरमियान क्या राइट्स और ड्यूटीज वगैरह हैं। पर्सन हुज राइट आर अफेक्टेड कैन क्लेम रेमेडी फ्रॉम रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया उससे वो रेमेडी ले सकता है, जिसका नुकसान हुआ है वो गलत करने वाले से नुकसान की भरपाई करवा सकता है। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज अ टॉर्ट, टॉर्ट कहते हैं बुरी हरकत को, गलत काम को। तो सिविल लॉ को तोड़ने का मतलब एक बंदे ने गलत किया दूसरे के साथ, जुर्म नहीं कहेंगे, गलत किया यार, नाइंसाफी की, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसका नुकसान कर दिया। कोई ये नहीं कहेगा तुमने जुर्म कर दिया, तुम्हें तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसने कहा तुमने नुकसान कर दिया। तो सिविल लॉ में ऐसा होता है। क्रिमिनल लॉ में क्या है, कंसर्न विद कंडक्ट दैट इज कंसिडर्ड सो अनडिजायरेबल दैट स्टेट पनिशेस पर्सन डिसोबेइंग, जिस बंदे ने हुक्म नहीं माना उस बंदे को स्टेट फिर सजा देती है क्रिमिनल लॉ में। लीगल एक्शन में बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल। अब अगेन आम इंसान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे कि उसे जाके रिकवरी करें, गवर्नमेंट, नॉट द पर्सन, इट इज गवर्नमेंट जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको पता है क्रिमिनल लॉ में जो दो पार्टीज होती हैं उनमें से एक तरफ तो मुजरिम होता है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट होती है। एक वकील गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक मुजरिम होता है। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ इज समथिंग, आपने कोई इस लेवल का कानून तोड़ा है कि गवर्नमेंट आपको सजा देना चाह रही है। और सिविल इज आपने किसी इंसान के कोई राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस खराब किए हैं, जिससे आपको जो है वो उस इंसान का नुकसान भरना होगा। आपने माशरती हिसाब से क्राइम नहीं किया, लेकिन आपने एक बंदे के साथ जुल्म किया, जिसके साथ जुल्म करें उसको नुकसान पूरा करके दें। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि सिविल लॉ का पर्पस ये है कि इंजर्ड, जो बेचारा नुकसान हुआ है जिसका, कैन ऑब्टेन कंपनसेशन, वो अपनी कंपनसेशन डिमांड कर सके। और क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस है, सोसाइटी को रेगुलेट करे खौफ से कि जी जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। तो जो क्रिमिनल लॉ का मकसद है वो है माशरे की इस्लाह, और सिविल लॉ का मकसद है मजलूम की हिमायत। हार्म कॉस्ट, क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉस्ट, जितना नुकसान हुआ है उसके लिए क्लेमेंट, क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट जिस पे इल्जाम लगा है जो डिफेंड कर रहा है, तो आप उस बंदे से नुकसान मांगते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉ में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड वेदर और नॉट हार्म वाज कॉज्ड, किसी की बाइक को टक्कर लगी थी या नहीं लगी थी, कानून तो टूटा है ना। जब कानून टूटा है, मतलब एक बंदा अगर मंशियात सप्लाई करते हुए पकड़ा गया और वो मंशियात किसी ने इस्तेमाल नहीं की, तो नुकसान तो नहीं हुआ किसी का, लेकिन कानून टूटा है तो नुकसान है या नहीं है। जिसने कानून तोड़ा उसको सजा होगी, वो क्रिमिनल है। और जिस इंसान के साथ बुरा करेगा, अगर उसके साथ आपस में कोई एग्रीमेंट था, तो वो सिविल लॉ के अंदर इसको पकड़ सकता है कि तुमने क्या किया। जो हम नहीं कहते थे अदालत ले जाएं और जाके कहें कि जी इसने मेरा नुकसान किया है, दैट इज सिविल लॉ। बंदा मारना क्या है, काफी सारे ऐसे जुर्म हैं जो एक वक्त में क्रिमिनल और सिविल दोनों उसमें आते हैं। यानी चूंकि उसने बंदा मारा है, तो जिनका बंदा मारा है उनका जो नुकसान हुआ है, एक तो उसकी भरपाई इंसान की, हाँ। अब इंसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल कई दफा पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं कि जी इतना लेन देन। अगर एक बंदे ने कत्ल किया और गवर्नमेंट को लगता है कि ये शख्स दोबारा कत्ल कर सकता है या ये माशरे के लिए खतरनाक इंसान है, तो गवर्नमेंट उसको क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर अपने तौर पर सजा देती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही वक्त में एक इशू के अंदर क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का ऑफेंस हो सकता है। आईकेप की किताब ने कुछ अर्से पहले एक एग्जांपल दी थी एक रेल कंपनी की, कि एक रेल कंपनी है, उनकी गफलत की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब चूंकि उनकी गफलत की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है, चोट आई है, नुकसान पहुंचा है, एक तो उनको सिविल लॉ के अंदर कंपनसेशन दें। दूसरा, चूंकि उन्होंने अपनी सही से वो नहीं की, ड्यूटी अदा नहीं की, गफलत दिखाई, क्राइम किया और पाकिस्तान के इतने सारे शहरियों की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया, तो फिर क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। तो एक वक्त में एक ही चीज क्रिमिनल और सिविल दोनों के अंदर आ सकती है। जब हमने सिविल के अंदर तो ये पढ़ा था कि लोग ही इनसे कंपनसेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। नुकसान बहुत, तो फिर जब ये 10 हाथ से वाली जनता है इसके अंदर
लोगों ने करते हैं। जी बिल्कुल। अब अगेन जिनका नुकसान हुआ है वो भी रेल कंपनी पे अब तक वो केस कर देंगे कि हमारा नुकसान हुआ है, और उसके अलावा गवर्नमेंट भी उस रेल कंपनी को केस कर देगी कि जी आप लोगों ने हमारे बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं किया और आपके बंदों ने गफलत दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हो गया। तो ऐसे में दोनों तरह की पार्टीज अपने अपने हिस्से का लॉ लेके पहुंच जाएंगी मांगने के लिए कंपनसेशन। सिविल लॉ में कंपनसेशन होती है, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होती है। ये कंपनसेशन नहीं है, आप ये नहीं कह रहे मेरा नुकसान हुआ, आप कह रहे तुमने बुरा किया है, तुम्हें सजा होगी। सजा दोनों में, मतलब एक जगह पे पैसों की सजा है और एक जगह जो है वो जिस्मानी सजा भी हो सकती है, पैसों की सजा भी हो सकती है। आपको याद होगा क्राइम में हमने देखा था कि या पैसों का पनिशमेंट या जेल या दोनों, याद है हमने क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह में देखा था। तो हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिनका आउटकम क्रिमिनल है। जी, इसमें क्या ये भी चीज कंसिडर करेंगे कि सस्पेक्ट को कैसे देख रहे हैं? असल में इसमें बहुत कुछ करेंगे, अगर मुझे आगे जाने दें तो आगे मैंने कुछ बातें बतानी है। अब मैं दूसरी लाइन में होता हूँ, आप पांचवी लाइन की बातें पूछना शुरू कर देते हैं। तो बताया तो मैंने था, लेकिन मैं अंग्रेजी दिखाना चाह रहा था ताकि आप घर जाके थोड़ा सा सहूलत में आ जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के तहत आप साबित कर दें कि दूसरे ने जुर्म किया है तो उसको सजा हो जाएगी। यानी कि अदालत में अगर किसी तरह से मोटा मोटा सा ये एस्टिमेट लग गया कि ये बंदा, इसने दूसरे के साथ नाइंसाफी की है, तो बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ही यकीनी एविडेंस की जरूरत नहीं है। बस अगर प्रोबेबिलिटी के तहत भी अगर अंदाजा यही कह रहा है, सिचुएशन ये कह रही है कि इसने दूसरे के साथ जुल्म किया है, तो रिकवरी होगी। लेकिन अगर जैसे क्रिमिनल केस है, सजाए मौत का, तो जब तक उसमें ईच एंड एवरीथिंग जब तक क्लियर नहीं हो जाती, जब तक 100% आपके पास एविडेंस नहीं आते, तब तक आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अगर स्टेट कैन प्रूव ऑफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, अगर वो उसको प्रूफ कर दें कि बस अब कोई डाउट नहीं है, 100% वाकई ही यहाँ ये गलत हरकत हुई है, तो फिर सजा होगी। लेकिन सिविल के अंदर 100% लेवल पे साबित करना जरूरी नहीं है। बस अपेरेंटली साबित हो जाए कि हालात यही कह रहे हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को धोखा दिया या दूसरे बंदे का नुकसान किया। रेमेडी क्या है? सिविल कोर्ट जो है वो कह सकते हैं कि आप डैमेजेस वगैरह दे दें, जो नुकसान हुआ है वो दे दें। कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है कि भाई आपने इसका नुकसान किया है, अब ये काम कंप्लीट करके दें, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे हम आपको इजाजत नहीं देंगे। और क्रिमिनल कोर्ट क्या करते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में सेंटेंस द डिफेंडेंट, उसको सजा दे देंगे। सेंटेंस का मतलब है उसे सजा देना, टू फाइन या जुर्माना, और इम्पोज इम्प्रिजनमेंट या कैद, और इवन सजाए मौत। तो वो उसको कोई भी सजा दे सकते हैं, जेल में रखने की सजा दे सकते हैं, मारने की सजा दे सकते हैं, और उसके अलावा जो है उसको फाइन वगैरह भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, कुछ किताब ने एग्जाम्पल दी, मैंने उनमें से सॉर्ट करके यहाँ पे, कॉपीराइट का डिस्प्यूट, एक बंदे की बुक कॉपीराइटेड है, दूसरी ने चोरी कर ली, आपस में जनाब उन्होंने एक दूसरे पे कर दिया। करेक्टर डिफेमेशन क्लेम, एक बंदे ने दूसरे के किरदार कशी की, उसके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाया, उसने कहा तुमने मेरी साख डैमेज की है, और वो अदालत में चले गए वगैरह। डिस्प्यूट अबाउट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पोस्ट रिजल्ट वाले पढ़ेंगे, प्री वाले पढ़ चुके हैं, तो वहां पे क्या होता है? ब्रीच होती है, एक बंदा तोड़ देता है, तो वहां पे, तो ये एग्जांपल्स हैं सिविल लॉ की। क्रिमिनल लॉ की, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसका मकसद जिक्र करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का कानून। अब तो ये दोनों कानून भी आपको पता है। तो टेक्निकली सिविल और क्रिमिनल लॉ में बात इस तरह से होती है जी। अब बताइए आपका सवाल। आपका सवाल नहीं था कोई? हाँ, सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? एक जगह आपको 100% यकीन चाहिए और एक जगह डाउट्स, मतलब डाउट नहीं लेकिन बस ज्यादा चांसेस ये हो कि ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब क्रिमिनल होगा तो वहां पे बंदा ऐसा है जो खतरनाक है, तो उसको तो रिमांड में भी रखा हुआ होगा, वो जेल से आएगा और अदालत में, और फिर जब तक 100% साबित नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ शायद जेल में रिमांड ना हो, उसको बुलाते हो, वो ना आए तो उसको सजा वगैरह कर दी, आए, उनके ऊपर हमने बात की। अब सवाल ये है कि कितने सबूत होने जरूरी हैं? सिविल में कम सबूतों से काम चल जाएगा, क्रिमिनल में आपको तकरीबन 100% चाहिए। तो क्रिमिनल का केस बहुत लंबा भी जा सकता है, क्योंकि क्रिमिनल में जब तक उन्हें बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए किसी बंदे ने क्राइम किया, तब तक सजा नहीं देंगे। दूसरी तरफ बस सिविल में ये साबित हो जाए कि हाँ भाई एक पार्टी दूसरे से ज्यादा, इवन जुमला ये है कि डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन क्लेमेंट, कि क्लेमेंट भी बुरा है, डिफेंडेंट भी बुरा है, लेकिन डिफेंडेंट ज्यादा बुरा है।
अगर दो बंदों ने एक दूसरे के साथ बुरा किया तो हम देखते हैं कि अच्छा ज्यादा बुरा किसने किया है, तो इवन बुरे बंदे को भी कंपनसेशन मिल जाती है अगर दूसरा बंदा उससे भी ज्यादा बुरा है। तो क्रिमिनल में हम कहते हैं नहीं, जब तक यकीन ना हो जाए कि ये बंदा एब्सोल्युटली बुरा है तब तक उसे सजा नहीं देनी। तो ये एक इस तरह से है, इस टेबल को थोड़ा सा शायद आपको याद करना पड़े, लेकिन जो असल चीज आपको याद करने वाली जो असल दुख है ना, वो मैं अब आपको दिखाने लगूंगा। आप उस दुख के लिए तैयार हैं? क्लेमेंट को भी चार्ज कर सकते हैं ना? असल में देखिए ना, क्लेमेंट को चार्ज क्या करें भाई, एक बंदे ने दूसरे के साथ 200 का जुल्म किया, दूसरे ने उसके साथ 1000 का जुल्म किया, तो वो 800 की कंपनसेशन ले लें, रादर देन के अच्छा तुम 1000 दो और तुम भी 200 दो, वो नेट हो सकता है। और क्रिमिनल में दोनों पे अगर मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल में दो तो है ही नहीं, एक गवर्नमेंट है और एक इंसान है। अगर साबित हो जाए कि गवर्नमेंट ने गलत इल्जाम लगाया था तो गवर्नमेंट को कोई सजा नहीं, लेकिन अगर क्रिमिनल पे साबित हो जाए कि इल्जाम सही है तो क्रिमिनल को सजा है। तो एक तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे कोई वो नहीं। साइबर क्राइम दोनों जगह आएगा। अगर आपने साइबर क्राइम करते हुए किसी का पर्सनल डाटा चोरी किया और उसको नुकसान पहुंचा दिया तो सिविल है, और अगर आपने साइबर क्राइम करते हुए नेशनल डिफेंस का कोई डाटा चुरा लिया तो अब अगेन, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो किस लेवल का है, किसी इंसान को तकलीफ दी है या गवर्नमेंट का कोई कानून तोड़ा है। वापस इधर आते हैं जी। जी, लोगों का गवर्नमेंट के साथ अगर मामला हो तो वो भी सिविल में आएगा। अगर एक इंसान को गवर्नमेंट ने बहैसियत पार्टी उसके साथ कोई नुकसान किया है तो वो सिविल में जाएगा। क्रिमिनल का मतलब है गवर्नमेंट ने एक बंदे पे केस कर दिया है कि तुमने हमारे मुल्क का कानून तोड़ा है और तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो अगर गवर्नमेंट के साथ आपका एक एग्रीमेंट है और गवर्नमेंट ने अपना काम सही नहीं किया तो आप सिविल उसमें गवर्नमेंट के पास वो ले जाएंगे कि गवर्नमेंट बहैसियत एक पार्टी यहाँ पे आए और उस केस को देखे। चैप्टर 1 की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है, ये 5 नंबर का है। यानी पूरी किताब में किसी और चैप्टर के बारे में मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता इसमें से पेपर में सवाल आएगा। जोन बने हुए ना 9 चैप्टर, तो यहाँ से 50 नंबर का पेपर आएगा। हो सकता है कोई चैप्टर छोड़ दें, वो जोन बने हुए हैं कि 10 चैप्टर यहाँ से सवाल आएगा, ये इस तरह से। बट चैप्टर 1 अपने अंदर एक ग्रेड है। तो इसकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक ही बात है कि ये 5 नंबर का। ये सबसे अच्छी बात इसलिए कि इसको तैयार करने वाला फॉर श्योर अपने 5 नंबर अच्छे सिक्योर कर लेगा, और जिनको चैप्टर अजियत दे रहा हो उनको भी समझ आ गया कि इस चैप्टर को तैयार अच्छा ना करके ज्यादा ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वो 5 नंबर। तो अगेन कहने का मतलब है कि आपने किसी ऐसे चैप्टर को जो इतना यकीनी है उसको नहीं छोड़ना। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसकी असल बुरी चीज तो मैंने दिखाई नहीं है। मैं बड़ा बेताब हो रहा हूँ इसकी बुरी चीज दिखाने के लिए। जल्दी से आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का आइन। 1973 का आइन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था अप्रैल 10, 1973 को, और 1973 की 14 अगस्त को इसको रेटिफाई किया था, कि इसको कंफर्म किया था कि हाँ भाई ये अब लागू है। तो 14 अगस्त 1973 से पाकिस्तान में जो मौजूदा 1973 का आइन है उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ये सबसे बड़ा लॉ है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा लॉ है। एंड सेट द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ कंट्री, पूरा मुल्क कैसे चलेगा वो हमें बताता है आइन। तो हमारे पूरे मुल्क का जो मेन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम उर्दू में आइन कहते हैं। आइन इज द बिगेस्ट लॉ ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बड़ों को बता रहा है कि आपने पाकिस्तान को कैसे चलाना है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है, दिबाचा है, शुरू में एक जो नहीं होता कि इंट्रोडक्शन सा होता है कि क्या है। इसमें 12 पार्ट्स हैं, 12 अलग अलग जोन बने हुए हैं, और इसके एंड पे 5 स्केड्यूल्स मौजूद हैं। काश कहानी इतनी सी होती, लेकिन उसके बाद किताब ने उन सारे पार्ट्स का नाम लिया और बताया कि उनके अंदर क्या क्या बातें हैं। इतनी डिटेल में नहीं बताया जितना एक्चुअल आइन है, एक समरी सी दे दी उसकी। तो ऐसे में मैंने एक टेबल यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, कि क्या वो प्रीएम्बल है या पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी, पार्ट 2 फलाना, पार्ट 3 फलाना, इस तरह से करके। या उसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं ना एक्ट वगैरह में,
तो गवर्नमेंट के कानून में आर्टिकल, आप अक्सर सियासतदानों को तबसरा करते सुनते हैं, आर्टिकल 24 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत, तो ये आर्टिकल्स होते हैं। और इस पार्ट में शामिल क्या है, आईकेप की किताब ने पैराग्राफ दिए, मैंने उसको कुछ बुलेट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले देखते हैं इस टेबल में है क्या। लेफ्ट वाला कॉलम पार्ट्स बता रहा है, दरमियान वाला बता रहा है कि उसमें आर्टिकल नंबर कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, उसका नाम, और उसमें आर्टिकल नंबर 7 से लेके 40 के दरमियान है, और राइट पे लिखा हुआ है कि उसमें बातें क्या है। नंबर से तो नहीं पता लगेगा कि क्या बातें हैं राइट पे। तो ये 8वें तक गया, चलते चलते ये 12वें पे आ गया। 12वां इज मिसलेनियस, आर्टिकल 240 से 280 उसमें बातें लिखी हैं। फिर आते हैं स्केड्यूल, 5 स्केड्यूल्स, उन पांचों स्केड्यूल्स के अंदर क्या बातें हैं वो राइट पे लिखी हुई हैं, यहाँ आर्टिकल नंबर का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अब सवाल ये कि हमने क्या करना है, एक दफा पढ़ना जरूर है, पहली दफा पूरा जरूर पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा डरते रहना आईकेप से। अगर आप सोचें कि आईकेप रट्टा नहीं पूछेगा तो ये भूल है। मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूँ, पिछले पेपर में एक एमसीक्यू आया हुआ था, उन्होंने कहा था ये वाली चीज बताओ, वो जो 5 स्केड्यूल्स हैं क्या उसमें आती है या नहीं आती। एक नाम लिखा हुआ था, उन्होंने कहा बताओ क्या ये स्केड्यूल है या नहीं है। अब जिसको 5 स्केड्यूल के नाम याद होंगे वही उस छठी चीज को देख के बता देगा कि ये वाली चीज स्केड्यूल के नामों में नहीं है। एक और सवाल भी बताता हूँ, उन्होंने कहा जी पार्ट नंबर फलाना का ये नाम है, बताओ उसके अंदर मोटी मोटी बातें क्या है। हाँ, एक सवाल जो कि बहुत वाहियात हो सकता है, जो शायद नहीं पूछा जाना चाहिए, कि वो पूछे पार्ट नंबर 3 के आर्टिकल नंबर्स बता दो कहां से कहां तक है। तो आई पर्सनली बिलीव कि शायद मतलब इतना जुल्म वो नहीं करें। तो ये जो ये वाला है ना, ये वाली लाइन को इग्नोर किया जा सकता है, एहतियातन बता रहा हूँ, आईकेप पूछ ले तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि इस लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इतना रट्टा एक्सपेक्ट करना कि वो कहते हैं जी पार्ट नंबर 7 के आर्टिकल्स कौन से लेके कौन तक है, ये थोड़ा सा जुल्म है। पार्टिकल का नंबर, ये जो लेफ्ट पे पार्ट्स बने हुए हैं उसका नंबर आपको याद हो या ना हो, 1 2 वगैरह, लेकिन जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसका मतलब आपके लिए 2 कॉलम जरूरी हैं, पहला और तीसरा। अब आप कहेंगे सर तीसरे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये लेक्चर चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में आपने इन पॉइंट्स पे पहुंच के इसकी स्क्रीन की पिक्चर ले लेनी है, या इसको पॉज करना है और अपनी किताब में इन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। उसमें से भी सीधा सीधा बात, यानी कि अगर आप याद करने बैठे और आपको लगे कि ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है, तो आप फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को जिक्र कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा वो मुस्लिम्स के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। इंट्रोडक्टरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्री बता रहा है कि कौन सी कंट्री है हमारी, उसकी टेरिटरी बता रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन और इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप, हर पोर्शन का अपना एक मिजाज है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बता रहा है कि स्टेट और लॉ के कुछ बेसिक राइट्स हैं, स्टेट लोगों को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है अपने पास, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं, एजुकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ये कुछ मकासद। फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट कौन होगा, किस तरह से आएगा, पार्लियामेंट कैसे होगी, कहां से आएगी, उनका क्या ड्यूरेशन होगा, उसमें ये वाली बातें लिखी हुई है। जस्ट एक सरसरी सा जायजा। देन प्रोविंसेस के बारे में, प्रोविंसेस की क्या कंपोजिशन होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा उनके आपस में रुपए पैसों का, और प्रोविंसेस के जो अपने कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनका क्या रूल होगा। फिर रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, विफाक और सूबों के दरमियान जो रूल्स हैं उनके ऊपर बात कर रहा है ये पार्ट नंबर 5। फिर पार्ट नंबर 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात कर रहा है कि फेडरेशन और प्रोविंस के दरमियान आपस में क्या क्या टैक्सेस होंगे, पैसों का फ्लो किस तरह से होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। फिर पार्ट 7 बता रहा है अदलिया के बारे में। पार्ट 8 बता रहा है इलेक्शन किस तरह से हुआ करेंगे, उसका क्या निजाम है। तो यानी कि पूरे पाकिस्तान को गवर्न करने से रिलेटेड इस्लामिक प्रोविजन, इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा, वॉर हो तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का क्या तरीका होगा, और छोटी छोटी मिसलेनियस बातें। तो ये वाले टेबल को आप लोगों ने जो है वो इस तरह से करने हैं। ऑनलाइन वाले हजरात इसकी स्नैपशॉट लेके ग्रुप में भी डाल सकते हैं। अगर इस वक्त स्क्रीन की स्नैपशॉट ले लें, मैं एक स्टेप पीछे आऊं फिर एक स्टेप पीछे और आऊं, इसकी स्नैपशॉट लें जरा। अब शायद बच्चे ले रहे हो स्नैपशॉट, ये अजम्पशन लेते हुए जी, इसकी स्नैपशॉट
ठीक है जी, इसकी भी एक दफा स्नैपशॉट ले लें और इसकी भी स्नैपशॉट ले लें। मुझे ऑनलाइन में बच्चे साथ साथ कंफर्म करते जा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डाल दें और हमारे इंतजामिया वाले हजरात, आपको जिस भी ग्रुप में ये 3 तस्वीरें मिले आपने सारे ग्रुप में वायरल कर देनी है। ठीक है जी, तो ये तस्वीरें आपके पास आ जाएं कि आपको पता हो। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन चैप्टर 1 के एंड पे पास पेपर देखें आपने, कितने बड़े बड़े सवाल है। देखें सवाल, देखें जरा सवाल पे। उफ, इतने बड़े बड़े सवाल कैसे करेंगे आप? तो सवाल देखते ही आपको पता लग गया कि आईकैप का इस चैप्टर से रिलेटेड मिजाज क्या है। समझ आया? यहाँ से वो सिनेरियो आप एक्सपेक्ट मत करें जिस तरह के सिनेरियो हम एक्सपेक्ट करते आए हैं। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सीधी सीधी सी बातें पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस खत्म हुआ और यहां से फिर प्री और पोस्ट वालों की डिमार्केशन फिर से अलग अलग हो गई। अब थोड़ा सा प्लान डिस्कस कर लेते हैं। प्लान हमारे नई पीलान के मुताबिक प्री वाले वो बच्चे जो साथ साथ चलना चाहते हैं वो तो फिजिकली आते रहे, जो साथ साथ चलना चाहते हैं। हमने क्या करना है, हमने अगले 3 से 4 हफ्तों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोगों ने कवर करना है। हमारा पेस को बहुत तूफानी तेज नहीं होगा, मुनासिब होगा। हाँ, लेकिन जब मैं स्क्रीन डिपेंडेंट नहीं हो रहूंगा तो वो लिखने और उसमें जरा ज्यादा वो नहीं होगा। मैं क्लास में चलते फिरते ही लेक्चर करा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल मोड में है। पोस्ट रिजल्ट वालों के साथ हमारी फिजिकल ओनली क्लास की कमिटमेंट थी, तो ये फिजिकल मोड में है। अब ऐसे में वो स्टूडेंट जो कि इस बात पे दुखी हैं कि जी हम ऑनलाइन थे, हम किस तरह से ये अटेंड करें। पहली बात है कि आपका तो सिलेबस खत्म हो गया है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। हम लोगों ने फेब के फर्स्ट वीक में रिवीजन की तरफ आना है, वो अभी उसमें टाइम है। तो वो लोग जो कि इस वक्त कवर करना चाहते हैं, क्या हुआ, नीचे बच्चे तो नहीं आना शुरू हो गए? उन्हें कह दें कि अभी एक, हाँ मतलब 5-7 मिनट उनसे कहें कि अभी जो है ना जी। तो अब प्लानिंग इस तरह से है कि प्री वाले बच्चे अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 गायब हो जाए, पिछले लेक्चर सुन सुन के रिवाइज करते रहे, अपनी प्रैक्टिस करते रहे। कैटेगरी 2 उतना गायब ना नहीं सॉरी कैटेगरी 1 बिल्कुल गायब हो जाए, प्रैक्टिस करते रहे और सिर्फ टेस्ट देते रहे जो यहाँ चल रहे हो। यहाँ कब कब क्या क्या टेस्ट होगा? 17 को, 17 जैन, 24 जैन, 31 जैन और 7 फेब, और इसके बाद एक बड़ा टेस्ट 22 फेब। 22 फेब को मिड टर्म है, फुल बुक, सॉरी मिड टर्म क्यों कह दिया इसे, मॉक, फाइनल टर्म, मॉक, फाइनल टर्म। वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो टेस्ट जरूर देना चाहते हैं, तो 17 जनवरी को चैप्टर 2 का टेस्ट, 24 जनवरी को चैप्टर 3, 5 और 8 का टेस्ट। 5 और 8 एक एक सफे के हैं, जो लोग जानते हैं इस चैप्टर को पहले से। 31 को चैप्टर नंबर 4, 9 और 10 का टेस्ट। 9 और 10 फिर एक एक सफे के हैं तकरीबन। और 7 फेब को चैप्टर नंबर 6 और 7 का टेस्ट। तो अब जो फिजिकल क्लास वाले हैं उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, लीव द क्लास एंड सिर्फ टेस्ट दें, क्योंकि एंड पे जो रिवीजन होगी वो फिर दोबारा से वो लाइव मोड में हो रही होगी, तो उसमें सारे लोग वापस आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, वो फिजिकली आए, क्लास को प्रॉपर अटेंड करें और टेस्ट दें। ऑप्शन नंबर 3, उनको एक डिग्रेडेड सब स्टैंडर्ड हल्की और गंदी किस्म की रिकॉर्डिंग्स मिले, लाइव क्लास मिले। वो लोग जो कह रहे हैं हम बड़े दूर बैठे हैं, ये क्या हमें बिल्कुल क्लास से निकाल दिया, हम 100% नहीं निकालेंगे, लेकिन हम बिल्कुल वादा नहीं करते कि आपको अच्छी क्वालिटी की लाइव क्लास मिलेगी। स्क्रीन इसी तरह से यहाँ पे होगी, मैं इसके साथ एक डिवाइस लगा दूंगा, मैं वहां चलते चलते स्लाइडें चेंज कर रहा हूँ, तो जो लाइव बैठे हुए हैं उनको स्लाइडें भी चेंज होती नजर आ रही होंगी। इस कैमरे का मुंह उधर कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये मुझे दिखा देगा और थोड़ा थोड़ा सा मुझे नहीं दिखाएगा। क्लास के सराउंडिंग स्पीकर से आने वाली वॉइस थोड़ी सी हल्की वॉइस ऑनलाइन वालों को मिल जाएगी। यानी कि अगेन हमारी ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप लोगों को लाइव ये वाली क्लास मिले, फिजिकल वालों को तो हम लोगों ने ये लेके चलना है।
लेकिन उस फिजिकल क्लास को हम थोड़ा सा लाइव रिले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दौरान हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि ये ओवर एंड अबव एक कोशिश है कि चलो बाकी लोग क्लास से अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वो कनेक्टेड रह सकें। तो उस दौरान हमारी हरगिज कोशिश नहीं होनी, अगर आप कहें सर माइक में आवाज नहीं आ रही तो शायद हम इस पर ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारी असल कमिटमेंट है हमने फिजिकली वो वाली क्लास अगले जो कॉन्ट्रैक्ट तक के ये अगले 3 से 4 हफ्ते 3 साढ़े 3 हफ्ते हम लोगों ने जो क्लास करनी है वो फिजिकल ओनली क्लास है। तो पोस्ट रिजल्ट वाले तो आई ही सिर्फ फिजिकल में थे, उनको तो कोई नुकसान नहीं है, प्री वालों का भी नुकसान नहीं है, आपका सिलेबस खत्म हो गया है। आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट टेक को फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करना चाहते हैं तो फिजिकली कनेक्टेड रहें, और ऑनलाइन वाले अगर चाहते हैं कि जी अब हम साइड पे हो जाए, हम अपनी तैयारी करते रहें, मैंने आपको स्केड्यूल दे दिया, चैप्टर 2 लिखा हुआ है, आप एक काम करें इस हफ्ते चैप्टर 2 वाले टाइम की जो वीडियोस हैं वो उठा के देख लें, फिर उससे जो अगला हफ्ता है उसमें चैप्टर 3, 5 और 8 उसकी वीडियोस देख लें। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास से कनेक्टेड रहें तो वो जो उस वक्त क्लास हुई थी वो भी सही हुई थी, गलत थोड़ी हुई थी। तो जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं वो उस क्लास को लेके और ये वाले टेस्ट कैंपस इनसाइट पे भी आ रहे होंगे और फिजिकली भी हो रहे होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन में भी लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा फील ना करें कि हमने उनको बिल्कुल ही खैरबात कह दिया है, लेकिन लाइव क्लास की अच्छी क्वालिटी की जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ मतलब वसीदर मफाद में कोशिश करेंगे कि चलो लाइव वालों को अगर वो लाइव आते रहना चाह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, उनको वो को बहुत अच्छी क्वालिटी की क्लास नहीं होगी, ये मैं पहले से बता दूं। सर पार्टनरशिप के टेस्ट भी ऐड कर दें जी, पार्टनरशिप के टेस्ट ये जब ये क्लासें खत्म होंगी ना फिर हमारी 5 डेज की रिवीजन क्लास होगी इंशाल्लाह। ये 18 चैप्टर उन 5 दिनों में 6 टेस्टों में हम लोग कवर कर रहे होंगे, ऑन एवरेज 3 टेस्ट पर डे के हिसाब से इंशाल्लाह। तो हमने उस वक्त फिर सारे सिलेबस की दोबारा से रिवीजन भी करनी है इंशाल्लाह। ये हमारा टारगेट है फेब में जाके, फेब का मतलब पहले 5-4 दिन या समझे 7-8 तारीख से लेके 10 तारीख के आसपास, 22 फेब को आप लोगों का मॉक मिड टर्म, इसके आसपास में आप लोगों के साथ एक फुल डे सेशन रख रहा हूँ ऑनलाइन, जिसमें आप लोग जहां मर्जी से बैठे हुए आप सवाल जवाब पूछना चाह रहे हो आप पूछें, वो पूरे दिन का सेशन होगा 8 से 10 घंटे का पूरी किताब के हिसाब से। अब अगेन लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों की फरमाइश पे हमने फिजिकल रखा और फिजिकल एक बच्चा आया हुआ था उसमें, ऑडिट में 2 आए हुए थे, तो इसको लाइव रखते हैं ताकि बजाय इसके कि फिजिकल उसमें ना वो हो, आप लोग अपने फोन से मोबाइल फोन से जस्ट उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, हम वहां चैप्टर बाय चैप्टर सवाल जवाब कर रहे होंगे। तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट आज से भी गायब हो जाए तो उसे पता लग जाए, अभी रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं 17 जनवरी 24 जनवरी 31 जनवरी और 7 फेब को, और मैंने सामने वो टेस्ट का स्केड्यूल भी लिख दिया है। दिस इज द स्केड्यूल, टेस्ट वाला मंडे का दिन है, उससे पिछला वीक जैसे कि ये वाला वीक चल रहा है, इस वीक में कल से ऑनवर्ड आप टेस्टों को जहन में रख के उसी पैटर्न पे तैयारी करना शुरू कर दें, रिवीजन शुरू कर दें और आप ये वाले टेस्ट देना शुरू कर दें। टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फिजिकली भी अवेलेबल। क्लास सिर्फ फिजिकल वालों के लिए, ऑनलाइन वालों को कर देंगे अवेलेबल, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे में मतलब ऑनलाइन वालों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगे आप कल को धरना दे दें कि जी वो तो आवाज सर की बड़ी हल्की आ रही होती है, सर तो साइड पे फिर रहे होते हैं, तो ये क्लास में तो वैसे भी हमने लाइव करना ही नहीं था, फिर भी इसलिए लाइव कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा दूर बैठ के थोड़ा थोड़ा सा क्लास के साथ कनेक्ट रहना चाहता है और उसे लगता है कि चलो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो चलो वो भी कनेक्ट हो सके। डन। तो कल से ये क्लास इंशाल्लाह फिजिकल ओनली विद 2TBG लाइव। वो कुछ कहना चाहते हैं? कल नमक पारे नहीं, असल में जिस दिन हमारी रिवीजन क्लास का आखिरी दिन होगा उस दिन खाने पीने का करेंगे, मेरी तरफ से क्लास खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है जी, क्लास की टाइम यही है, कल पहली क्लास है, थोड़ी सी शायद लेट हो जाए, थोड़ी सी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमें रास्ते में बात